हेलो स्टूडेंट्स। पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और उसको एम्प्लीफाई करने में लगी हुई है। ऐसे में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया की अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज इंडिया ने भी डेवलप कर ली है। बढ़ती रिक्वायरमेंट के चलते रिसोर्सेज जो है हमारे वो खत्म होते जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारे मेन व्हीकल्स होंगे, चाहे वो हाइड्रोजन बेस्ड हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड हो। ये सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस में जितने भी हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, तो उसके पीछे हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना ही होगा। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। हालांकि जो 2022 में जो हमने एनडीसी सबमिट किए थे, जो हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग में, जिसका नाम है एनडीसी 2.0, यानी इससे पहले जो एनडीसी हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किए थे। एनडीसी का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया के प्लेजेस, इंडिया के प्रोमिसेस जो हम करते हैं पूरी दुनिया के सामने, दैट इज नोन एज एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने मेंशन किया था कि 2030 तक हम एटलीस्ट 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। यानी हमारी जो टोटल आज की अगर हम रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी की बात करें तो 4,75,000 मेगावाट आज की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। बट ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और जो हम आज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आज सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हमें चाहिए जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ दूसरा नॉन रिन्यूएबल के साथ साथ में रिन्यूएबल सोर्स भी हमें चाहिए, जो हमें लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए विंड एनर्जी के ऊपर में इंडिया का खासा बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं फोकस है। इंडिया ही नहीं, और भी कंट्रीज हैं जो इस पे फोकस कर रही हैं, लेकिन इसमें इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर अपने जो ग्रिड्स है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। आइए देखते हैं कि इंडिया की विंड कैपेसिटी कितनी है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कितना हमारा आईएनडीसी है, और उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने क्या प्रोग्राम किए हैं, क्या चैलेंजेस है इंडिया में जो हमें फेस करने को पड़ सकते हैं। आइए इस चीज को ठीक से समझते हैं। तो अगर हम बात करें इंडियाज विंड एनर्जी लैंडस्केप, तो जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, दीज आर दी विंड टर्बाइंस। जब विंड चलती है इनके सामने से तो ये घूमते हैं। घूमने पे एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को यहां पे जनरेटर लगा होगा, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। बट जो आपको ये टरबाइन दिखाई दे रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए इसका साइज क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा। दुनिया के जितने भी विंड टरबाइन और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और उनमें जो टूल्स लगते हैं, चाहे वो सोलर पैनल के हों, चाहे वो विंड टरबाइन के हों, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी के हों, उसमें ज्यादातर जो डोमिनेंसी है वो चाइना की है। ऐसे में इंडिया के लिए भी जरूरी हो जाता है कि धीरे धीरे हम अपने होम में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करें और अपनी खुद की विंड एनर्जी के साथ साथ विंड पावर टरबाइन जो हैं उनको भी इंडिया में ही डेवलप करें, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा मेहनत भी कर रही है। आइए अगर हम डेटा की बात करें तो सबसे पहले विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो विंड एनर्जी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी को जो एटमॉस्फेरिक एयर से मिलेगी उसको हम यूज करने वाले हैं टरबाइन को चलाने में। अब अगर हम बात करें एयर स्पीड की, तो वो लैंड पे ज्यादा होगी या फिर वाटर पे? ऑफ कोर्स वाटर पे ज्यादा होगी। यानी जो विंड एनर्जी हमें ऑफशोर मिलती है उतनी डेफिनेटली ऑनशोर नहीं मिल पाएगी। लेकिन मेन चीज है, ऑनशोर में आपका खर्चा कम आता है, विंड एनर्जी लेकिन कम प्रोड्यूस होती है। वहीं पे विंड एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है ऑफशोर में, यानी समुद्र पानी के अंदर में, बट वहां पे खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। तो हमें इन दोनों के बीच में भी थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। विंड टर्बाइन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, विंड एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी को ये फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। 5 नेशंस अगर हम बात करें, जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज मिला के टोटल वर्ल्ड का 80% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखती है, जिसमें इंडिया भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। बट अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो यहां पे टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी में 2 तरह के, जैसे मैंने बताया, ऑफशोर और ऑनशोर।
ऑन शोर का मतलब है लैंड के ऊपर में, और ऑफ शोर का मतलब है पानी समुद्र के बीच में। तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, नहीं, लेकिन जितना डीप हो सकता है उतना हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सी के अंदर में, ओशन के अंदर में। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले ऑन शोर पे क्यों फोकस ज्यादा किया जाता है? सबसे पहली बात है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना, यानी कंपेयर टू द ऑफ शोर इसमें कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लगती है। प्लस में एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज जहां पे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं लैंड पे और जहां पे इसको कंज्यूम किया जाएगा उसके बीच में डिस्टेंस अब कम हो जाता है। डिस्टेंस कम हो जाता है तो पावर लाइन्स हमें कम बिछानी पड़ेंगी। प्लस जो एनर्जी ट्रांसमिशन होगा उसके अंदर में जो एडी करंट लॉसेस या फिर जो हिस्टेरिसिस लॉसेस या फिर आप बोल सकते हैं इसके साथ में जो हीट लॉसेस होते हैं वो सभी क्या होंगे? कम होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, अगर हम न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करें या फिर ऑफशोर की बात करें तो डिप्लॉयमेंट इसमें कंपैरेटिवली इजी होता है, चीप होता है और कन्वीनियंट भी यहां पे होता है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स का ये फोटो है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर में अगर इंडिया में हम देखेंगे तो आप इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमने साउथ इंडिया में ही देखी है, तमिलनाडु के साइड में। स्पेशली जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वहां पे हमारी बहुत अच्छी कैपेसिटी है। धीरे धीरे हम वहां भी उसको और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं और ज्यादा सोलर पैनल्स के साथ साथ में टर्बाइंस को भी वहां पे लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पे ऑफशोर में क्या फायदा होने वाला है? ऑफशोर का हम समुद्र के अंदर लगा सकते हैं, लेक्स के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। जो बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं आप जानते होंगे, लेक्स सिर्फ कुछ आधा 1 किलोमीटर की नहीं होती है, कुछ लेक ऐसी भी हैं जो 100 किलोमीटर से बड़ी हैं। जैसे इंडिया के अंदर में अगर हम देखेंगे वेम्बनाड लेक काफी बड़ी लेक है, चिलिका लेक काफी बड़ी लेक है। अगर हम बात करें तो पुलिकट लेक काफी बड़ी लेक है, वुलर लेक काफी बड़ी लेक है। तो इन सभी लेक के ऊपर में जब विंड चलती है तो बहुत फास्ट स्पीड से चलती है, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर कम होता है, इसलिए वहां पे बहुत बेनिफिट रहता है कि वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। तो लेक्स में लगा सकते हैं या फिर फजॉर्ड या फ्योर्ड्स के अंदर में लगाया जा सकता है। फजॉर्ड और फ्योर्ड्स एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पहाड़ों के अंदर में समुद्र का पानी डीप अंदर जा चुका है और उसी रीजन को, जैसे रिवर का पानी लैंड के अंदर जाता है तो उसको रिया कोस्ट बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब समुद्र का पानी पहाड़ों के बीच में चला जाता है तो उसको हम फजॉर्ड या फ्योर्ड्स भी बोलते हैं। बात करें ऑफशोर क्यों मैटर करता है ज्यादा, क्योंकि हम यहां पे बड़े फैसिलिटीज यहां पे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा विंड मिलेगी उतने बड़े टरबाइन को हम चला सकते हैं और जितनी बड़े टरबाइन को हम चला पाएंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला फायदा होता है लार्ज टरबाइन और मोर एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस हो सकती है। स्ट्रॉन्गर विंड, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया ओपन एरिया में आसपास कोई बिल्डिंग कोई बड़े कंस्ट्रक्शंस नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे विंड बहुत फास्ट स्पीड पे चलती है। दूसरा, पानी के ऊपर में फ्रिक्शन कम होता है तो उस वजह से भी ये विंड बहुत फास्ट चलती है, तो उसका फायदा मिल जाता है। स्पेस एंड स्केलिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक वास्ट एरिया, प्लस में यहां पे नॉइस पॉल्यूशन और इस तरह की प्रॉब्लम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी अगर ये बहुत पॉल्यूशन भी कर रहा है नॉइस पॉल्यूशन, तब भी आसपास हमारी कम्युनिटीज बहुत कम रहती हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनको भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो है, यानी जब समुद्र में या फिर हम थोड़ा किनारों पे अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत कम है, बिल्डिंग्स बहुत कम है, कंस्ट्रक्टेड एरियाज कम है, हिल्स बहुत कम है, तो उसके कंपैरेटिवली यहां पे स्पीड हमें विंड की ज्यादा मिलती है, ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को हम यहां पे विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि इस तरीके से आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये हमें समुद्र के अंदर में लगाया हुआ है। अब जब स्पीड से विंड चलेगी तो ये टरबाइन मूव करेंगे और इन्हीं से एक दूसरे से यहां पे ये कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड होने के बाद में लैंड पे कहीं पे यहां पे जनरेटर लगा दिया जाएगा और जनरेटर से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और कुछ केसेस में जनरेटर यहीं पे ऊपर सरफेस पे लगा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़े जो विंड फार्म्स, बड़े बड़े जो लैंड है जहां पे विंड एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं इंडिया में, सबसे पहला अगर हम देखते हैं मुपंडल विंड फार्म, जो कि 1500 मेगावाट कैपेसिटी का है और ये तमिलनाडु के अंदर में कन्याकुमारी के पास में है। वहीं पे जैसलमेर विंड पार्क की बात करें तो 1064 के साथ वो सेकंड नंबर पे है और राजस्थान जैसलमेर में है। अगर हम ब्रह्मनवल की बात करें तो ये 528 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र में ढूले के अंदर में है। यहीं पे अगर हम डलगांव की अगर हम बात करेंगे 278 मेगावाट और ये महाराष्ट्र शंगली के अंदर में है।
प्लस में अगर हम वनकुस्वड़े की बात करें, विंड पार्क 259 मेगावाट कैपेसिटी है और ये महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक पहाड़ी एरिया है वहां पे ये स्थित है और यहां से हम यानी ये बड़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी विंड टर्बाइन हमारी पूरी इंडिया के अंदर में पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। बात करते हैं कि हमारी टोटल इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, कितना हमने टारगेट रखा है। अगर हम टारगेट की बात करें सबसे पहले तो टारगेट तो हमने 175 गीगावाट का रखा हुआ है। पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर में यानी 175 गीगावाट हमें इमीडिएट यहां पे प्रोड्यूस करना है। 2030 तक का ये हमारा टारगेट है। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इससे कहीं ज्यादा 595.5 का गीगावाट का पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, स्पेशली विंड एनर्जी का हमारी इंडिया के अंदर में। और ये जो 175 गीगावाट मैंने बताया ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का हमने यहां पे टारगेट लगाया है। तमिलनाडु में एट प्रेजेंट हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 9.86, गुजरात में 9.42, कर्नाटका 5.18, महाराष्ट्र 5.01, राजस्थान 4.45 गीगावाट की इसमें कैपेसिटी है। अगर हम बात करें तो सिर्फ तमिलनाडु में ही अगर हम पोटेंशियल सिर्फ तमिलनाडु की बात करें तो 35 गीगावाट तो सिर्फ तमिलनाडु से ही निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 70 गीगावाट जो है हमारा जो ऑफशोर ही हमारे आसानी से निकल सकता है। हो सकता है हमें ऑनशोर भी जाने की जरूरत ना पड़े, इतनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मेन चीज है कि अभी इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हम पूरे पोटेंशियल पे अभी इलेक्ट्रिसिटी को विंड एनर्जी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है और धीरे धीरे करके हम इन टेक्नोलॉजीज को भी पूरी अच्छी तरीके से इंडिया में सेटअप कर लेंगे। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी का इस टाइम पे कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पूरे इंडिया में बात करें तो हाइड्रो जो कि लगभग 23% 24% के आसपास में प्रोड्यूस होता है, वहीं पे विंड पावर भी लगभग इतना ही है। कुछ टाइम पहले ये 5% के आसपास हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना हार्ड वर्क किया और आज हम इस लेवल पे हैं कि विंड एनर्जी 24% के आसपास टोटल प्रोड्यूस हो रहा है। सोलर पैनल की अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी की अगर 45% रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल से प्रोड्यूस की जा रही है। वहीं पे अगर हम बायोमास की अगर हम बात करें तो 5.6% और स्मॉल हाइडल या फिर हाइड्रो पावर की बात करें तो 2.5% यहां से प्रोड्यूस हो रहा है। मींस इंडिया ग्रो कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रही है। सोलर जो एनर्जी थी उसका हम रेशियो नॉर्मल रखते हैं, लेकिन यहां पे हमें जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा मिलता है। अगर हम सिर्फ हाइड्रो की भी बात करें तो हाइड्रो सिर्फ एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश में ही सिर्फ 70,000 मेगावाट प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि हम पूरे इंडिया में एट प्रेजेंट 45,000 मेगावाट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली हम अपने पूरे फाइनल पोटेंशियल और एक्सट्रीम पोटेंशियल तक यहां पे अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम चाहें तो पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से ही फुलफिल कर सकते हैं। हमें कोई फॉसिल फ्यूल की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे ग्रिड इंटीग्रेटेड चैलेंजेस हमारे सामने क्या आते हैं, सबसे पहले इंटरमिटेंसी की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। यानी हमारे जो 175 गीगावाट का जो हमने टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था 2022 के अंदर में कि 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा हमारा जो पोटेंशियल निकल के आएगा सोलर के ऊपर में और विंड पावर से ही हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। आप जानते हैं जियोथर्मल एनर्जी हमारे इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा है नहीं, दूसरी तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, एफिशिएंट नहीं है इतनी एनर्जी। तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का बर्डन जो है वो दो ही चीजों के ऊपर आता है, सोलर एनर्जी के ऊपर और दूसरा है विंड एनर्जी के ऊपर। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे इंटरमिटेंसी काफी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि विंड और सोलर एनर्जी जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी कि अगर विंड बहुत ज्यादा चल रही है तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा और अगर विंड नहीं चल रही है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, एल नीनो के टाइम पे क्या करेंगे, लानीना के टाइम पे क्या करेंगे। तो इसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि जितनी डिमांड है कई बार सप्लाई उतनी ना हो पाए, या फिर हो सकता है जितनी डिमांड है उससे ज्यादा ही हम प्रोड्यूस कर ले तो उसका लॉस भी हमें बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आज किसी भी कंट्री के पास इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको पूरा का पूरा स्टोर कर पाए। कुछ कंट्रीज ने ऐसा करने की बहुत बार कोशिश भी की है, लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर रिक्वायरमेंट 5 मेगावाट की है और अगर आपने 8 मेगावाट प्रोड्यूस कर दिया है तो 3 मेगावाट को हमें अर्थ करना पड़ता है।
जबकि इसको हमें स्टोर करके फ्यूचर में यूज करना चाहिए था, लेकिन बड़ी फैसिलिटी ना होने की वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ता है। वीक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली हमारे इंडिया के अंदर में अगर हम देखेंगे तो एग्जिस्टिंग ग्रिड लैक द कैपेसिटी। आज हमारे पास जो ग्रिड कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है, और क्वालिटी में भी हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मिला के कुछ अगर हम देखें तो कुल 4-5 बड़ी कंपनी हैं जो विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स बनाती हैं। हमें जरूरत है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करने की। इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग, यानी कि अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उसका मॉनिटरिंग पूरा प्रोग्राम है। बट हाइड्रो में और कितना एफिशिएंट है, या फिर सोलर के अंदर में कितना एफिशिएंट है, या फिर कितना एफिशिएंट है विंड एनर्जी, उस पर बहुत ज्यादा अच्छी मॉनिटरिंग फिलहाल नहीं हो रही है। उस पर भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो रियल टाइम डेटा हमें यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, उसका टाइमली मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और जो इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स है ग्रिड से रिलेटेड, ग्रिड एक वो एरिया होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ग्रिड तक हमारी जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाती है वहां के स्टेट बोर्ड को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको डिस्कॉम कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भेज देता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ग्रिड से हमारे घरों तक और इंडस्ट्रीज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं वहां भी एक मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम हमारे विंड एनर्जी और इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में देखने को मिलता है। टेक्निकल इंटीग्रेशन इश्यूज भी यहां पे रहते हैं, यानी जब इतना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, जैसे मैंने बताया हर टाइम एक ही जैसी विंड एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो जो ये फ्लक्चुएशन होगी वोल्टेज के अंदर में, करंट के अंदर में, तो डेफिनेटली हमारी डिवाइसेस को खराब भी कर सकती है। तो हमें इस तरह के डिवाइसेस भी डेवलप करने पड़ेंगे बड़े स्केल में, जो इन फ्लक्चुएशंस को स्टैग्नेंट कर सके और एक स्टैटिक अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट जो है हमें प्रोवाइड कर सके। तो डेफिनेटली ये हमें यहाँ पे ग्रिड के अंदर में और इन सब चीजों के अंदर में इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीजों से बच पाएंगे और विंड एनर्जी को इंडिया के अंदर में सक्सेसफुली डेवलप कर पाएंगे। बात करें लेसन्स की, तो दूसरी कंट्री से हमें क्या क्या लेसन्स लेने चाहिए, क्योंकि जब अच्छी बात होती है तो हम किसी भी कंट्री से कोई भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीज लेने में हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से हेल्प लेती है, तो हम भी उन कंट्रीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जर्मनी और डेनमार्क के पास में बहुत अच्छा है। यहां पे जो ग्रिड के लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज और दूसरे लॉसेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो हम ऐसा मटेरियल को स्विच कर सकते हैं, अपने वायर्स में उसको लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो लॉसेज है कम होता है। टेक्नोलॉजी इस तरह की लगाई जा सकती है जिससे लॉसेज हमारा कम होता है। तो डेनमार्क और जर्मनी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड लार्ज शेयर्स ऑफ द विंड एनर्जी बाय अपग्रेडिंग देयर ग्रिड्स को इन्होंने अपडेट किया है, फ्लक्चुएशन को इन्होंने बैलेंस किया है, और प्लस में डिमांड और जो सप्लाई है उसको उन्होंने प्रॉपरली मैनेज किया है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रोड्यूस किया जाता है। इन्होंने स्मार्ट सेंसर्स को यूज किया है, रियल टाइम डेटा को यूज किया है, ऑटोमेशन को यहां पे इन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स, एक ही जगह को पूरा अच्छी तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए वो हम यूएसए से सीख सकते हैं। जिस एरिया में विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एरिया में, लो लाइंग एरियाज में सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, और सोलर पैनल के साथ में ही वहीं पे बैटरी लगी होंगी, और यहीं से वो एनर्जी जो है दो तरीके से एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस करके हम उस बैटरी में वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ये हमें सीखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि इंडिया भी ऐसा पीछे नहीं है, इंडिया ने पहले से ही इसको यूज किया था, लेकिन बड़े स्केल पे इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा हम यूएसए से यहां से एक लर्निंग ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम दी चाइना, तो चाइना से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, सेल्फ रिलायंट होना कितना जरूरी है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना और अपनी सारी जिम्मेवारियों को खुद ही संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, सब्सिडाइज चीजें मिलती हैं, और यहां की जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से काफी बूस्ट अप किया जा रहा है। और यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो क्लियर पॉलिसीज हैं, सिंगल विंडो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। जबकि अगर इंडिया में अगर हम देखें तो डीसीआर जैसी जो प्रोसेसेस है जिसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट में हम एक स्लैब लगा देते हैं, जिसके अंदर में हम
जो भी कंपनी सोलर पैनल्स या इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो उसका कुछ परसेंटेज जो उसके लिए चाहिए वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। उदाहरण के तौर पे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड 100 या 1000, मान लीजिए 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का एक सोलर प्लांट या विंड प्लांट लगाने वाले हैं, तो उस प्लांट के अंदर में जो सोलर पैनल लगेंगे या विंड टरबाइन लगेंगे, वो आपको कुछ परसेंटेज इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही खरीदने पड़ेंगे, तभी आप पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे अगर डीसीआर 40% रखा है गवर्नमेंट ने, तो 40% कंपोनेंट सोलर पैनल्स या फिर विंड टरबाइंस आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदने पड़ेंगे। 60% के लिए आप फ्री है, किसी और कंट्री से भी आप खरीद सकते हैं। यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर इंडिया इस सप्लाई को नहीं कर पाया तो कोई कंपनी अपने पावर प्लांट स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर में एक लिमिटेशन लगा दी है। और अगर इंडियन कंपनीज उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, उदाहरण के तौर पे अगर आपको चाहिए कि इतना 40% हमें इंडियन कंपनी से खरीदना है, लेकिन अगर वो सप्लाई ही नहीं दे पाए तो डेफिनेटली आप पावर प्लांट को नहीं लगा पाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम यहां पे है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसा कि यूएसए बोलता है। अगर हम उस पर काम कर ले तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए विंड एनर्जी इंडिया में इजीली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। China's rapid expansion was enabled by clear targets and subsidized है, प्लस में एक पूरा सेंटर से प्लानिंग यहां पे किया गया है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन्होंने बनाई है, स्टेबल उसको रखा है, प्लस में ब्यूरोक्रेसी को यहां पे बहुत कम कर दिया है। जैसा कि इंडिया में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी भी होना एक लिमिट के लिए, यानी एक डेवलपमेंट के एक लिमिट सेट कर देता है, जिसकी वजह से हम पूरा डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में एक ब्लेम लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इसका रीजन नहीं हो सकता है। पूरा इकोसिस्टम साथ में काम करता है, तभी डेवलपमेंट होती है। फोर्थ, अगर हम बात करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन, ये हम स्पेन से सीख सकते हैं। इन्होंने अपने डोमेस्टिक टरबाइन मैन्युफैक्चरर और वहीं पे जॉब्स क्रिएट की, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में इन्होंने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए हैं। और जो स्पेन के ही इंजीनियर्स, स्पेन के ही कंपोनेंट्स, स्पेन के ही कंपनीज, ये सब स्पेन का ही, यानी ये भी सेल्फ रिलायंट के ऊपर में खासा बिलीव करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में, हम यूनाइटेड किंगडम से सीख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उसका साथ लिया और उनको साथ लेकर वो चले, और आज देखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। यहां पे अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स इन यूके ओपन सक्सीड ड्यू टू कम्युनिटी इन्वॉल्व एंड बेनिफिट शेयरिंग मॉडल, यानी जो कम्युनिटी को जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर उसको मान लीजिए कि आप आसपास की कम्युनिटी को जॉब देते हैं और उनके कम्युनिटी की लैंड यूज करते हैं टरबाइन को बनाने के लिए और टरबाइन को चलाने के लिए, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिसकी लैंड पे आपने ये विंड टरबाइन लगाया है। प्लस में अगर हो सके तो कुछ रिवॉर्ड अवार्ड की फॉर्म में भी उनको कुछ देना चाहिए, ताकि उनको भी पार्टिसिपेंट की तरह फीलिंग जरूर आए। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो लोकल ओनरशिप यहां पे देना जरूरी है। हो सकता है कि जैसे पंचायत लेवल पे अगर हम इसको स्टार्ट करें तो पंचायत को एक पावर प्लांट दे दिया जाए कि आप इस पावर प्लांट को संभालिए, और जो सोर्स ऑफ इनकम होगा उसको आप अपने आप ही जो डेवलपमेंट है उसमें आप लगा सकते हैं। डेफिनेटली इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, इंडिया का रेवेन्यू शेयरिंग यहां पे बढ़ेगा, और जो हमारी जो बेटर से बेटर जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर में हो सकती है। तो डेफिनेटली विंड एनर्जी एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है, बशर्ते कि हम इसको प्रॉपरली यहां पे मैनेज करें। दूसरी कंट्रीज से जितना टेक्नोलॉजी हो सकता है, उनके जो शेयरिंग है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उसको हम यूज करके इंडिया के अंदर भी सक्सेसफुली इसको हम डेवलप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया ने जो 175 गीगावाट का जो टारगेट फिक्स किया है रिन्यूएबल एनर्जी का अंडर द कॉप मीटिंग, क्या वो 2030 या 2032 तक सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।